हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल तो होगा ही साथ आपकी ऑन डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो का कंटेंट यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको आ सकें। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे हम डायरेक्टली वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि आज का वीडियो है जो थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन उसके पहले आपसे थोड़ी बात करना चाहेंगे हम। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लगभग 10 से 15-20 मिनट का हो सकता है, लेकिन यदि आप ये 10-15 मिनट हमें दे देते हैं तो हो सकता है आपके आने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि ओएनजीसी में थोड़ा मेडिकल होता है, वो अच्छे लेवल का होता है। तो फ्रेंड, हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है। तो यदि आप में पेशेंस है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ, आपको यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी पर्सनल चैट के माध्यम से हमसे जवाब या क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी सॉल्यूशन दे देंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ आएंगे तो यहाँ डायरेक्टली आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन टू दी कंपीटमेंट मेडिकल अथॉरिटी रिगार्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के ही मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ हमने वहीं से डाउनलोड किया है, तो आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट में है, बिफोर टेकिंग अप द एग्जामिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेने से पहले ये क्या करते हैं, प्लीज़ वेरीफाई दैट यू आर एग्जामिंग the same precision whose photograph has been attested by the authorized officer of the personnel department who has directed the candidate to you for the medical examination। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फोटोग्राफ पर किसी ऑथोराइज्ड जो ऑफिसर है उसके सील साइन देख लेने हैं आपको, अटेस्टेड वाले, और आपको जिस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है उसके लिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए। अब बात करें सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, एडवाइज द कैंडिडेट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा इन योर प्रेजेंस। तो फ्रेंड, आपको वो कुछ जो स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन भरने के लिए देते हैं तो वो आपको भरना होता है। अब उसके बाद बात करें थर्ड में क्या होता है, गो थ्रू द इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन given by the candidate and make a note of anything significant relating to his physical fitness, countersign candidate declaration thereafter। तो इसके बाद क्या है, जो आपने डिक्लेरेशन वगैरह दिया है उस पर वो अपना फिजिकल फिटनेस का जो आपने लिख कर दिया है वो उस पर विचार करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस पैरामीटर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस हैज़ बीन गिवन बिलो। तो फ्रेंड, अब आपके फोर्थ पॉइंट से मेन आती है बात, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में डाउट थी कि सर हाइट वेट एज वाइज होना चाहिए क्या। तो अब अपना इम्पोर्टेंट है, शुरू में आपने पॉइंट समझे हों या ना समझे हों, लेकिन यहाँ फोर्थ पॉइंट के बाद सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ओएनजीसी के द्वारा कहा गया है कि आपको क्या है, एज देखनी है अपनी। तो एज देखेंगे तो एज में देखें, को रिलेट एज एज सर्टिफाइड इन द बर्थ डेट सर्टिफिकेट विद द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड नोट द कैंडिडेट एज अपीयर्स टू बी मोर देन व्हाट इज सर्टिफाइड। कहने का मतलब है, आपकी एज को मिलाया जाता है जिस अकॉर्डिंग आपने दिया गया है, तो उसको आपस में कोरिलेट करके देखते हैं कि आप उसी एज के दिख रहे हैं या नहीं, या मतलब आपने किसी प्रकार के ऐसे तो नहीं किया कि एग्ज़ाम किसी और ने दिया हो, मतलब, और आप वेरिफिकेशन के लिए चले गए। ये सभी होता है फिटनेस के लिए। वहीं बात करें हाइट के बारे में, तो हाइट में क्या है, द कैंडिडेट हाइट विल बी मेजर्ड एज फॉलोज। तो मेजर्ड कैसे करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, तो वहाँ पर लिखा है कि he will remove his shoes and be placed against the standard with his
feet together and the weight thrown on the heels, on not on the toes और on the side of the feet। तो कहने का मतलब ये है, ये नॉर्मली बातें कहीं कहीं हैं तो हम इसको ज़्यादा आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखने को आप सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सीधे कहा है आपको किसी भी प्रकार से पंजे पर खड़ा नहीं होना है, ना ही एड़ी पर खड़ा होना है, आपको बिल्कुल सभी फ्लैट फुट रख कर खड़े होना है। इसी हिसाब से आपकी हाइट मेज़र की जाएगी। और यहाँ क्या है, ही विल स्टैंड एरेक्ट विदाउट रिजिडिटी। देखिए आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, बिल्कुल खिंचकर खड़ा होना है, एंड विद द हील्स, एड़ी के बल बिल्कुल टिक कर खड़ा होना है। काल्व्स, बटॉक्स एंड शोल्डर्स टचिंग द स्टैंडर्ड। ठीक है फ्रेंड, द शिन विल बी डिप्रेस्ड टू ब्रिंग द वर्टेक्स ऑफ द हेड लेवल अंडर द हॉरिजॉन्टल बार एंड दी हाइट विल बी रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर और इंचेस। तो इनका कहने का मतलब है जब आप इस प्रकार से खड़े होंगे तो उनके पास एक रूलर होगा जो कि ऊपर से आपके सिर पर लगाया जाएगा, तो वहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत बेसिक बातें हम बहुत बेसिक तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपका हर एक डाउट क्लियर करना है। क्योंकि करवाने के लिए हम डायरेक्ट कह सकते थे आपकी हाइट नपेगी, वेट नपेगा, लेकिन हम आपको लाइन टू लाइन समझा रहे हैं क्योंकि ये ONGC के द्वारा जैसा किया जा रहा है, उन्होंने खुद की प्रोसेस फॉलो की है, तो हम वही बताना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम डिटेल वीडियो लाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं। और फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा आपको वीडियो कंटेंट कैसा लगा, और आगे भी ऐसे ही आपको मिलता रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि वेट के है। इसके बारे में काफ़ी डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो हम बात करते हैं। द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी वेट ऑन द स्टैंडर्ड स्केल एंड हिज वेट रिकॉर्डेड इन किलोग्राम फ्रैक्शन विल बी इग्नोर्ड। तो इसके बाद है कि आपका जो किलोग्राम है उसको राउंड फिगर लिया जाएगा, जो फ्रैक्शन है उसको इग्नोर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका वेट भी मापा जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिना वेट के ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ लिखा है अ टेबल ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर वेरियस एज ग्रुप्स इन रिलेशन टू हाइट इज़ गिवन बिलो एज अ गाइड। देखिए जैसा ONGC को ज़रूरत होती है उस हिसाब से उन्होंने हाइट, वेट और अपनी एज को दिखाया है। तो आप देख सकते हैं यही स्टूडेंट्स की मैक्सिमम डिमांड थी। तो देखिए मेल जनरल में बात करें तो वेट इन किलोग्राम से एज इन ईयर्स में है। और बात करें, देखिए फ्रेंड ये हर उसके लिए मेडिकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिसमें PST मांगता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उनके लिए ये मायने रखते हैं। हम सभी स्टूडेंट्स का सोचकर बता रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि हमें नहीं पता आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और किस में PST यूज़ है और किस में नहीं। इस हिसाब से आपको समझाया जा रहा है, तो आप डिमोटिवेट ना हो। जिनका जिस हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से लें। देखिए हाइट इन सेंटीमीटर है तो 140 से, यदि आपकी 145 हाइट है तो देखिए, और यहाँ पर हम जनरल कैंडिडेट की मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ नहीं सोचना है आपको कि SC का हूँ, ST का हूँ, प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना कीजिए। यहाँ पर हम जनरल स्टूडेंट्स को लेकर बोल रहे हैं और ONGC ने भी क्लियर कर चुके हैं। तो आपकी यदि 18 से 22 साल की एज है और आप 140 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर की हाइट है आपकी, तो आपका वेट नॉर्मली 48 kg होना चाहिए। वहीं आप 23 से 27 एज में हैं तो आपका 49 वेट रखना चाहिए। देखिए इन्होंने एक लाइन नीचे भी लिखी गई है जो कि हम आपको बताएंगे, शायद आपको आधी दिख रही होगी, लेकिन उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। यदि आपकी एज 28 to 32 है तो आपका वेट 51 एवरेज माना है। देखो अकॉर्डिंग टू हाइट, क्योंकि 140 एंड 145 हाइट काफ़ी छोटी मानी जाती है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो आपका वेट भी उन्होंने कम दिया है। और 33 से 37 ईयर्स के हैं आप, तो आपकी वेट मिनिमम 52 होनी चाहिए। वहीं बात करें 146 से 150 के बीच है यदि आपकी हाइट है तो 18 से 22 में 50, 27 से 27 में 52 kg, 28 से 32 में 54 kg, और वहीं बात करें 55 kg 33 से 37 की उम्र में आपका होना चाहिए। अब बात करें 151 से 155 के बीच, तो आपकी जो नॉर्मल एज है 18 से, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको स्टैंडर्ड हमने सभी दिखा दिए हैं। हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम
इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आप इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप किस रेंज में आ रहे हैं, तो आपका वेट कितना मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। आप अपनी एज भी मिला सकते हैं यहाँ से कि आपकी एज किस एज के अंतर्गत आ रहे हैं आप, और साथ ही साथ आपकी जो हाइट की जो रेंज है वो कितनी है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर एक इन्होंने लाइन कही है, एड 2 kg इन वेट फॉर एवरी एडिशनल 3 सेंटीमीटर इन हाइट। देखिए हो सकता है कि इनसे भी ज़्यादा कैंडिडेट लंबा हो, जैसे 190 से भी किसी की हाइट ज़्यादा है, वैसे अप्रोक्सीमेटली हम माने तो इतना होता नहीं है, लेकिन यदि होता है तो इन्होंने कहा है 2 kg अपने वेट को लगभग बढ़ाकर चलें। अपनी हाइट, यदि हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, यदि कम हो रही है तो कम कर कर चलें, तो इस हिसाब से इन्होंने समझा दिया है। अब हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में भी आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट। फिलहाल हम आपको कुछ हद तक तो बता दे रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे कि वेट किलोग्राम्स में, एज ईयर्स में है, तो हाइट सेंटीमीटर में यही है। 18 से 22 इनका भी एज क्राइटेरिया है, 23 से 27 है, 28 से 32 है, और 33 से 37 है। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे 140 से 145 है। नॉर्मली गर्ल्स की हाइट कम ही होती है, एवरेज देखा जाए तो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियों की हाइट्स कम होती है, तो हमारा कहने का मतलब समझिएगा। तो यदि आप 18 से 22 एज में हैं तो आपको 44 वेट होना चाहिए मिनिमम, और 23 टू 27 ईयर्स के हो तो आपका 45, और 28 से 32 के बीच में है तो आपको 47 वेट चल जाएगा, और 33 से 37 है आपकी एज तो आपका 48 वेट मिनिमम होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको पूरे तरीके से एज वाइज चार्ट दिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए हाइट की रेंज भी दी गई है, तो आप यहाँ पर देख लें। हम वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम उसे शॉर्ट करने के लिए जल्दी से स्किप कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, ये पढ़ना ज़रूरी है। देख सकते हैं, इन द मीटर of correlation of age, height, weight and chest of candidates of Indian race. It is left to the discretion of medical authority to use whatever correlation figures are considered most suitable. तो वो क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपकी हाइट, हेल्थ और वेट और चेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज को भी देखते हैं, और जो भी उनको लगता है कि इस हिसाब से आपका चेस्ट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो सुटेबल आपको मानते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लियर बात की है। बात करें, द मेडिकल अथॉरिटी विल बी एम्पावर्ड टू मैरिजनली रिलैक्स द स्टैंडर्ड सो लॉन्ग सच एज रिलैक्सेशन डज नॉट इम्पीड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। तो ये भी इन्होंने बात कर दी गई है कि रिलैक्सेशन किसी भी प्रकार का वो नहीं करते हैं परमानेंट जॉब के परफॉर्मेंस में। अब बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट का तो डायरेक्ट हम नहीं बोलते हैं, लेकिन 4th पॉइंट आपको दिखा देते हैं। चेस्ट में कहा है, द कैंडिडेट चेस्ट विल बी मेजर्ड एज फॉलो। किस प्रकार से नापते हैं, ही विल बी मेड टू स्टैंड इरेक्ट। बस आपको सीधा खड़ा कर देंगे और आपका जो चेस्ट है उस पर अपना स्केल लगाएंगे, जो इंच टेप होता है उसको, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो his feet together and to raise his arms over his head। फ्रेंड ये पॉइंट पढ़ने के लिए देखिए हम पढ़कर बता सकते हैं, लेकिन आपको हम ये नोटिफिकेशन लिंक दे देंगे, या इसी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये किसी भी यूट्यूबर द्वारा इतना ब्रीफ नोटिफिकेशन आप पूरे वीडियो में देख लीजिएगा, होल यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको हर एक लाइन पढ़कर बता रहे हैं। तो चेस्ट किस प्रकार से नपेगा इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, आइज़ टेस्ट की। तो वो कैसे होता है ये देख लेते हैं। दी आइज़ टेस्ट जो होता है, दी कैंडिडेट आइज़ विल बी एग्जामिन्ड इन डिटेल्ड अकॉर्डेंस विद द रूल्स। द रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट विल बी रिकॉर्डेड। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है इसमें, फर्स्ट एक्यूटी ऑफ विजन, विजन की एक्यूटी नापते हैं, देखते हैं। द नेक्ड आई विजन ऑफ द कैंडिडेट सेल बी रिकॉर्डेड। आपको बिना किसी स्पेक्स के आपकी आंखों के रिकॉर्ड को देखा जाता है। एज इट विल बी फर्निश द बेसिक इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द कंडीशन ऑफ आइज, द आइज।
आपकी जो भी कंडीशंस हैं आँख की उसको हिसाब से आपको देखा जाता है। तो देखिए इनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड है वो है दी स्टैंडर्ड फॉर डिस्टेंस एंड नियर विजन विद और विदाउट ग्लासेस शैल बी एज फॉलोज। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ग्लास ज़रूरी है या नहीं है। तो फिर यार यहाँ पर इस बारे में ग्लास है या नहीं है ये तो लिखा है कि विद और विदाउट ग्लासेस शैल बी फॉलोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटर आई आपकी मानी जाती है फर्स्ट में 6/9 और 6/6, या वोर्स आई है मतलब आपकी आँखें थोड़ी ख़राब हैं तो उसमें सेकंड देखेंगे 6/9 होना चाहिए या 6/12 होना चाहिए। अब वहीं बात करें, ये डिस्टेंट विज़न की बात की है, हम थोड़ा बोलना भूल गए थे। लेकिन नियर विज़न की बात करें तो वेटर आई के लिए आपकी 0.6 जो कि थर्ड पैरा में है और वोर्स आई में 0.8 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट, इन्होंने क्या नोट दिया है। when the age of the candidate at the time of first appointment in the first in sorry when the age of the candidate the time of first appointment is 35 years or more, the corrected visual acuity will be reduced by 1 step। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप 35 ईयर्स के हो जाते हैं और आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिलता है मान लो 35 की एज में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके वेटर जो आई हैं यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट में 6/12 होना चाहिए और 6/9 होना चाहिए डिस्टेंट विजन का, या वोर साइज जो है उसमें 6/12 या 6/18 होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नोट पढ़ना। नोट में क्या है, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कहा है कि इन रिस्पेक्ट टू न्यू अपॉइंटीज, जो नए जॉब लेने वाले हैं, इन ड्रिलिंग ऑपरेशन टेक्निकल सर्विस, द टोटल अमाउंट ऑफ मायोपिया इंक्लूडिंग द सिलेंडर। देखिए फ्रेंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, ये आपको पढ़ना है जिससे कि आपका बेस क्लियर होगा। इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू अपॉइंटीज जो इन ड्रिलिंग ऑपरेशन टेक्निकल सर्विस, the total amount of myopia including the cylinder shall not be exceed 4 diopter and total amount of hypermetropia including the cylinder shall be not exceeded plus 4 diopter। तो इन्होंने कह दिया है यदि आपको मायोपिया है तो आपको, और वो भी सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल और अपने स्फेरिकल होता है उस हिसाब से आपको सिलेंड्रिकल को इंक्लूड करके -4 डायोप्टर से मायोपिया में लेंस की पावर नहीं होनी चाहिए। और वहीं हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष इसे हिंदी में कहते हैं, जिसमें आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो उसमें आपकी 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट में बात करें, इन केस ऑफ एक्सप्लोरेशन ग्रुप एंड नॉन टेक्निकल पर्सनल above the age of 20 years, the total amount of myopia shall not be exceed -6 diopter and the total amount of hypermetropia shall not exceed +6 diopter, provided there are no degenerative changes in the vitreous of retina and where the disease is not likely to progress। तो इन्होंने क्लियरली कह गया है इन केस ऑफ एक्सप्लोरेशन ग्रुप, जैसे किसी प्रकार के विस्फोट उसमें काम कर रहे हैं या नॉन टेक्निकल पर्सनल है, तो उसमें 20 साल से आप यदि ऊपर हैं तो क्या होगा, आपका जो मायोपिया है वो -6 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए फ्रेंड्स सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। और हाइपरमेट्रोपिया में जो +6 डायोप्टर है वो प्रोवाइड करना है, तो फिर इस हिसाब से इतना एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो यही कहा गया है। और आपकी रेटिना है और जो विट्रस लिक्विड भरा होता है आँखों में, उसकी किसी प्रकार से आपकी डिसीज प्रोग्रेस में नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको वो डिसीज नहीं होनी चाहिए किसी भी कारण। अब बात करें द टोटल अमाउंट ऑफ मायोपिया शैल नॉट एक्सीड -6 डायोप्टर एंड टोटल अमाउंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया शैल नॉट एक्सीड +6 डायोप्टर इन द केस ऑफ दोज अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स। यदि आप
ये दोनों देखिए, आप यदि 20 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको इन दोनों में -6 डायोप्टर से लेकर +6 डायोप्टर जो कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में रिस्पेक्टली बताए गए हैं, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है द कैंडिडेट शुड हैव बाइनोकुलर विजन। देखिए उसका जो है द कैंडिडेट शुड हैव गुड बाइनोकुलर विजन, उसका जो बाइनोकुलर विजन है वो सही होना चाहिए। फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट वन आइड पर्सन टू आर person are to be regarded as unfit except in case of erstwhile non-technical class fourth post। तो फ्रेंड यहाँ पर कह दिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स में फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट वन आइड पर्सन आर टू बी रिगार्डेड एज अनफिट एक्सेप्ट इन केस ऑफ erstwhile नॉन टेक्निकल क्लास फोर्थ पोस्ट। यदि किसी स्टूडेंट्स की एक आँख है तो उसको क्लास फोर्थ की जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल की उसमें वो अनफिट हो जाता है। वहीं बात करें फंडस एग्जामिनेशन, अब ये क्या होता है फ्रेंड, ये थोड़ा आपके लिए नया है। इन एवरी केस ऑफ मायोपिया एंड वेयर एवर पॉसिबल फंडस एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट एंड रिजल्ट्स रिकॉर्डेड। फंडस एंड मीडिया शुड बी हेल्दी एंड विद इन नॉर्मल लिमिट्स। नो degenerative signs of vitreous of choroid tetanus should be present suggesting progressive myopia। तो इस प्रकार की किसी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फंडस एग्जामिनेशन के तहत आपकी आंखों को रिकॉर्ड किया जाएगा। वही बात करें जो रेटिनल डिसीज़ है इन डायबिटीज़, रेटिनल डायबिटीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाइपरटेंशन एंड आर्थरोक्लोरोसिस, ठीक है, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस विल बी कंसीडर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑल कैटेगरीज। तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको सभी उसमें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। वहीं बात करें यहाँ आप देख सकते हैं हमने बात कर ली। अब बात करें फील्ड ऑफ विज़न की, तो फील्ड ऑफ जो विज़न है वहाँ पर थर्ड पॉइंट में आ जाएगा अपॉइंटीज हैविंग grossly affected field of vision or where it is likely to deteriorate further will be considered disqualified for all categories। देखिए फ्रेंड ये हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें एक्सेप्टेबल इन ऑल कैटेगरीज इफ क्योरेबल, विटामिन ए डिफिशियंसी नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑल कैटेगरीज इफ कॉन्गिनेंटल। तो कहने का मतलब है यदि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, केवल विटामिन ए की डिफिशियंसी है और वो क्योरेबल है तो आप एक्सेप्टेबल हो पोस्ट के लिए सभी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, क्योरेबल नहीं है वो डिसीज, तो आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कह दिया है। बात करें कलर विज़न की, तो कंप्लीट और पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर विज़न में कंप्लीट और पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसमें आपको हरा और लाल कलर समझ नहीं आता है, तो उसके बारे में बताया है। क्या बताया है फ्रेंड, देखिए फर्स्ट है acceptable for entrants to material management, personal and administration, finance and accountants disciplines। और बात करें कहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है ये, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ऑल टेक्निकल प्रिजनर्स और पर्सनल फायरिंग फाइटिंग पर्सनल ड्राइवर etc। तो कहने का मतलब ये है कहाँ एक्सेप्ट है कलर विज़न, कहाँ नहीं है, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। फ्रेंड बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाए हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन यदि आप इसे देख लेते हैं आपका डाउट हर प्रकार से क्लियर हो जाएगा, हमें ये पता है। अब बात करें द कैंडिडेट एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश कलर मस्ट बी टेस्टेड एंड रिकॉर्डेड। कलर ब्लाइंडनेस इज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग। कलर ब्लाइंडनेस के कारण किसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें नीचे लिखा है वेन एवर एन एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस इज पोस्टेड और ट्रांसफर्ड इनटू अ कैटेगरी वेयर इन कलर प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड हिज आइज विल बी री एग्जामिन्ड फॉर द सेम अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन ऑफ फॉर विजुअल एक्विटी। देखिए फ्रेंड यदि आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस से सफरिंग कर रहे हैं, मतलब उसकी समस्या से जूझ रहे हैं
और आपकी जो पोस्ट है वह जो जहाँ पर वहाँ दे दी गई है जहाँ पर कलर प्रेस्क्रिप्शन ज़रूरी है, तो फ्रेंड आपका री एग्जामिन्ड होगा, आपका दोबारा से एग्ज़ाम किया जाएगा कलर विज़न का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट किया जाएगा। वहीं बात करें अदर ऑक्यूलर कंडीशन, तो फ्रेंड एनी ऑर्गेनिक डिसीज और प्रोग्रेसिव रिफ्रैक्टिव एरर विच इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन लोअरिंग द यूजुअल एक्यूटी शेल बी कंसीडर्ड एज डिसक्वालिफिकेशन। आपके पास किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिक डिसीज़ है या प्रोग्रेसिव रिफ्लेक्टिव एरर है जो कि आगे बढ़ सकती है, उस हिसाब से आप डिसक्वालिफिकेशन माने जाओगे। सेकंड पॉइंट है जैसे ट्रैकोमा है जो कि आंखों में नॉर्मली होता है, ट्रैकोमा है अनलेस डिसीज ट्रैकोमा अनलेस कॉम्प्लिकेटेड शेल नॉट बी ऑर्डिनरी बी केस फॉर डिसक्वालिफिकेशन, तो ये भी एक चीज़ बन सकती है। बात करें स्क्विंट for the technical services skill jobs where the presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acuities of the prescribed standard should be considered as a disqualification. For the other service the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity of each eye of prescribed standard। तो कहने का मतलब है स्क्विंट जो कि एक है फॉर टेक्निकल सर्विसेज या स्किल जॉब्स, वहाँ पर आपको बाइनोकुलर विजन में एसेंशियल स्क्विंट देखी जाती है, और यदि आप इसको प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालिफिकेशन के पात्र हैं। लेकिन यदि ये प्रिस्क्रिप्ड जो आपका स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। भाई बात करें कॉन्टैक्ट, यहाँ पर है देख सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस एंड इंट्रा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बात बताई गई है। तो ऑक्यूलर इम्पेल्स करेक्शन विथ कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड इंट्रा ऑक्यूलर इम्प्लांट्स is not a bar for employment provided the prescribed standards are fulfilled। आपको इस पर भी प्रिस्क्रिप्ड स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं बात करें एग्जामिनेशन ऑफ हेड और नेक, तो हेड और नेक को किस प्रकार से देखा जा सकता है वो भी देख लें। द एग्जामिनेशन ऑफ द हेड एंड नेक विल बी मेड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। द एग्जामिनर will note the intelligence character for voice power hearing by his replies or questions put to him। देखिए आपसे वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बाकी आपकी गर्दन और सिर को हिलवा कर दिखा सकता है, आपसे हो सकता है कि गर्दन को हिलाया जाए और बोला जाए कि गर्दन हिलाकर दिखाओ। तो इस प्रकार से यही सब बातें कही गई हैं, ये आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका स्कैप होता है, थ्रोट होता है, ग्लैंड्स होती हैं। अब बात करें एग्जामिनेशन ऑफ ईयर्स, तो ईयर्स की टेस्टिंग कैसे की जाती है तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर आपके बहुत ही बारीकी से टेस्ट हो रहा है। तो आपको यदि ये वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे को सपोर्ट कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना लाइक हो सके जितना शेयर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट केवल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छा ज्ञान ले सकें। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ईयर्स, तो क्या है द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्टिव डिसीज ऑफ द ईयर। आपको किसी भी प्रकार की ईयर डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको उससे फ्री रहना है। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू हियर विस्परिंग वॉइस सेपरेटली इन बोथ द ईयर्स एट द डिस्टेंस ऑफ 20 फीट इन अ क्विट रूम। कहने का मतलब यह है क्वाइट रूम, आपको कम से कम 20 फीट से कुछ कही गई आवाज़ आपको सुनाई आनी चाहिए मिनिमम, दोनों कानों से अलग अलग अच्छे से सुनावाया जाएगा। और कहा है अ कैंडिडेट विथ डाउटफुल हियरिंग कैपेसिटी विल बी सेंट फॉर ऑडियोमेट्री टेस्ट टू डिटरमाइन हिज हियरिंग कैपेबिलिटीज़। यदि आप किसी प्रकार से सुनने में असमर्थ होते हैं या आपको डाउट लगता है क्या कहा गया है तो आपका एक टेस्ट होगा जिसे ऑडियोमेट्री टेस्ट कहते हैं, टू डिटरमाइन हिज हियरिंग कैपेबिलिटीज, आपकी हियरिंग कैपेबिलिटीज़ को सुनने के लिए। इफ़ द डिसीज इज़ नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर द कैंडिडेट में डिक्लेयर टेम्परली अनफिट एंड हिज हियरिंग कैपेसिटी टेस्टेड अगेन आफ्टर 4 वीक्स।
तो कहने का मतलब यदि आपकी ये डिसीज़ बढ़ने लायक नहीं है, मतलब ये एक ख़ास लिमिट के लिए है, तो या उसका बढ़ने का नेचर नहीं है, मतलब आगे वो होगी नहीं आपको दोबारा, तो हो सकता है कि आपका रीमेडिकल कराया जाए। 4 वीक्स के अंदर करते हैं, यदि फिर भी वो टेस्ट में आप फेल कर जाते हैं तो आपको फ्रेंड फाइनली अनफिट कर दिया जाता है। अब बात करें प्रोसीजर फॉर हियरिंग टेस्ट, तो यहाँ है The examining medical officer will test the hearing standard of the candidate in a quiet room। आपको एक शांत कमरे में ले जाया जाएगा ऑफिसर द्वारा। The test will be carried out with the medical officer and the candidate standing at a distance 20 feet from each other। दो कैंडिडेट को आपस में एक दूसरे से दूर खड़ा कर दिया जाता है, या हो सकता है आपके जो ऑफिसर हैं वही हों, और वहाँ है बोथ द ईयर्स विल बी एग्जामिन्ड सेपरेटली। दोनों कानों को अलग अलग एग्जामिन किया जाता है। द ईयर नॉट बीइंग टेस्टेड विल बी मार्क्ड बाय मार्किंग एपरेटस और बाय रबिंग अ पीस ऑफ पेपर अगेंस्ट पिन्ना बाय द अटेंडेंट। तो इस प्रकार से आपका सभी प्रकार की बातें कही गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। अब बात करें ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या होता है, तो फ्रेंड्स ऑडियोमेट्री टेस्ट एज अ बेस लाइन हेयरिंग कैपेसिटी रिकॉर्ड इन केस ऑफ फॉलोइंग ट्रेड्स। जैसे आप फिटिंग के हो, डीजल के हो, और ये है रोस्टाबॉट्स मैकेनिकल हेल्पर में हो, ड्रिलिंग प्रोडक्शन में हो, या तो इलेक्ट्रीशियन हो, जूनियर इंजीनियर्स, चार्जमैन क्लास 3, वेल्डर्स, AEE मैकेनिकल, AEE इलेक्ट्रिकल, वर्किंग इन इंजन रूम, कंप्रेसर रूम। तो ये है, तो आपको क्या है यहाँ पर ऑडियोमेट्री टेस्ट देना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करें हियरिंग डिफेक्ट, तो हियरिंग डिफेक्ट में क्या आते हैं फ्रेंड, बाइलेटरल नर्व डीफनेस नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ऑल कैटेगरीज। तो यदि आपकी बाइलेटरल नर्व डीफनेस है, बहरापन है, तो आप किसी भी कैटेगरी के नॉट एक्सेप्टेबल माने जाओगे। भाई बात करें सेकंड पॉइंट की, यूनिलैटरल नर्व डिफेक्ट्स, तो इसमें भी यदि आपको किसी प्रकार से एक तरह की भी दिक्कत है तो नॉट एक्सेप्टेबल इन ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेशन, ऑपरेशन, टेक्निकल डिसिप्लिन, फायर फाइटिंग स्टाफ, सिक्योरिटी एंड ड्राइवर्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट डिसिप्लिन्स। तो इनके लिए आप एक्सेप्टेबल नहीं माने जाओगे। वहीं बात करें आगे थर्ड पॉइंट, इट इज़ absolutely essential to extend due to regard to candidate privacy and decency. Every part of the body must be examined, and if a candidate does not submit this even after persuasion, ही शुड बी रिजेक्टेड। देखिए फ्रेंड, आपकी हर एक छोटी से छोटी बॉडी का लगभग पार्ट चेक होता है, तो यदि आप इसमें किसी प्रकार से पास नहीं कर पाते हैं या आप इस एग्जामिन नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ पर फेल कर जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है अ स्टाफ नर्स और अ फीमेल हॉस्पिटल अटेंडेंट विल बी प्रेजेंट व्हेन फीमेल कैंडिडेट आर एग्जामिन्ड। तो आपको गर्ल्स को हेजिटेट नहीं होना है। देखिए आपका जो है मेडिकल लिया जाएगा, वो एक मेडिकल जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होंगी वो फीमेल में ही होंगी, किसी भी प्रकार के जेंट्स वहाँ पर नहीं रहेंगे। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में है द कैंडिडेट शुड नाउ बी मेड टू वॉक एटलीस्ट 50 मीटर्स टू जज द लोकोमोशन गेट। तो आपको 50 मीटर मिनिमम चलाया जाएगा, जिससे कि आपको देख सकें आप सही से चल पा रहे हैं या नहीं, आपके पैर ऊपर नीचे तो नहीं रखा रहे हैं। यही बात इसमें आगे पॉइंट में कही गई है। तो फर्स्ट में है जनरल फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे कि आपकी ग्रोथ सही से हुई है। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ लिम्स, आपके जो पैर हैं वो सही प्रकार से जोड़ बने हैं कि नहीं। स्किन डिसीज़ देखेंगे, वो वेरिकोज वेंस देखेंगे, स्कार्स और अल्सर्स देखेंगे, टेटू मार्क्स देखेंगे, आपके हाथ पे कोई टेटू वगैरह तो नहीं बना है। और बात करें एनी स्पेशल मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जिनेंटल और पोस्ट एक्सीडेंटल केसेस, किसी प्रकार से आपका कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा था कि सर यदि किसी का पैर फ्रैक्चर है तो उसे मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा कि एनी स्पेशल मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ
कॉन्गिनेंटल और पोस्ट एक्सीडेंटल केसेस, आपको किसी प्रकार की पुरानी चोट लगी है या कोई निशान है या किसी प्रकार का एक्सीडेंटल केस बन रहा है तो वो सब देखे जाएंगे फ्रेंड्स। नोट यहाँ पर दिखा गया है कि यहाँ देखते हैं, अब लगभग हम वीडियो के लास्ट पॉइंट में हैं, तो फ्रेंड वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा होता है उससे मतलब नहीं रखिएगा। कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और क्रॉनिक एंड इनविट्रेट स्किन कंडीशन विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट, विटिलिगो केसेस आर एक्सेप्टेबल, यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड, कैंडिडेट विथ एडवांस डिग्री ऑफ वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स शुड बी कंसीडर्ड एज अ ग्राउंड फॉर टेम्पररी डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ पर उन्होंने पॉइंट पूरे दे दिए गए हैं किस किस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कॉन्जिनिटल of acquired physical defects, if any noticed, will be recorded on medical examination report with clear information as to whether it is likely to interfere with the efficient performance with of the duties for which the candidate is under consideration for employment। तो फ्रेंड यह भी आपको देखा जाएगा। वहीं बात करें, द कैंडिडेट इज देन डायरेक्टेड टू वॉक अप and down the hall briskly 2 to 3 times to hoop about the hall on the toes of the right foot and then again the toes of the left foot। तो इस प्रकार से आपको ये बताया गया है। अब बात करें, the examiner will observe, तो इस बीच वो क्या करेगा, the power of range of movement joints including gait। सेकेंड है द फ्लैटनेस ऑफ फीट, आपका फ्लैट नीचे से कैसा है, फ्लैट है या नहीं, ये देखेंगे। वहीं बात करें फॉर्मेशन ऑफ टोज, आपके टोज की फॉर्मेशन कैसी है वो देखेंगे। वहीं बात करें, नेक्स्ट टेस्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रंक। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं कि आपके सभी प्रकार से ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर जो हमने हर्निया हाइड्रोसिल बात की थी उसी की बात आएगी। द ट्रंक विल बी एग्जामिन्ड फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, द कैंडिडेट विल स्टैंड विद हिज आर्म्स एक्सटेंड ओवरहेड, द हैंड्स बीइंग इन कॉन्टेक्ट, द मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, अब देखिए, द एब्डोमिनल and parietes of the chest, he instructs the candidate to take in a full breath several times while he watches the action of notes the expansion of chest, careful stethoscopic examination of the lungs is made। आपको सांस लेने के लिए पूरी तरह से कहा जाएगा और वो नोट करेगा कि आपका सीना पूरी तरीके से फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, और स्टेथोस्कोप लगाकर आपके लंग्स की एग्जामिनेशन करेगा। बात करें, द हार्ट साउंड, द हार्ट रेट एंड इट्स फंक्शन साइज ETC आर नोटिस। तो आपके हार्ट फंक्शन को, हार्ट साउंड को और उसके सभी जो हार्ट रेट है उसको नोटिस की जाएगी। एनी एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन और लीवर इज नोटेड, यदि किसी प्रकार से आपके स्प्लीन या लीवर में किसी प्रकार का एनलार्जमेंट या बड़ापन या छोटापन दिख रहा है तो उसको नोट करेंगे। फोर्थ है इंडिकेशन ऑफ वेनेरल डिसीज आर ऑब्जर्व्ड, आपकी वेनेरल डिसीज है उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। बात करें, द स्क्रोट्रम इज एग्जामिन्ड टू एस्ट्रेन इफ द टेस्टिकल्स हैव डिस्सेंस्ड एंड आर नॉर्मल और इफ देयर बी वेरियोसिल हाइड्रोसिल और अदर डिसीज। देखिए, वेरियोसिल, हाइड्रोसिल और अदर डिसीज, यदि आपके स्क्रोट्रम है जिसे वृषण कहते हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है, जैसे हाइड्रोसिल है, वेरियोसिल है या अदर डिसीज है, तो इस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे या रीमेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। बात करें पॉइंट F के, साइन ऑफ हर्निया आर लुक्ड फॉर बाय इंसर्टिंग द पॉइंट ऑफ फिंगर into the external abdominal ring of each side and instructing the candidate to cup 2-3 times। तो इस प्रकार जैसे आपको हर्निया है तो आपको क्या करेंगे, वो 2 फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स हैं, आपके एब्डोमिनल रिंग है वहाँ पर लगाएंगे
और वहाँ से आपसे कफ जो है आपका 2 से 3 टाइम उसको नोटिस करेंगे। इस प्रकार की बात कुछ कही है। बात करें जी पॉइंट की, द कैंडिडेट इज एग्जामिन फॉर हेमरोरॉइड्स, फिस्टुलेट fistulae, chondromata, etc. For this purpose, the candidate is instructed to turn with his back towards the examiner, stoop down and separate the buttocks with his hands and strain down gently। कहने का मतलब है इस हिसाब से आपका मेडिकल लिया जाएगा। और वहाँ पर किया गया द एग्जामिनेशन of the premium and the gentilia may be deferred until the end is considered desirable। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हर प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं। अपर एक्सट्रीमेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट्स हर प्रकार की बातें कही गई हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देखिए, पढ़ सकते हैं। हमने ये पढ़कर नहीं बता रहे हैं, फिर भी हमने जो डिसीज़ की बात की है वो देख सकते हैं। देखिए स्प्लीन एनलार्जमेंट की बात कही है सेकंड पॉइंट में, हार्ट रेट की फर्स्ट पॉइंट में बात की है, हार्ट साउंड सुनेंगे, लंग्स देखेंगे। थर्ड में कहा है कि आपको किसी भी प्रकार की एब्डोमिनल डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। वेनरल डिसीज़ के बारे में बात कही गई है। अनडिसेंट टेस्टिकल्स बताए हैं, हो सकता है आपके 2 से 3 हो सकता है 2 की जगह 1 हो, इस प्रकार की चीज़, या उनमें हाइड्रोसेल, वेरियोसेल या अदर डिसीज़ हो वो देखेंगे। बात करें द कैंडिडेट शुड नॉट सफर्ड फ्रॉम हाइड्रोसेल, देखिए यहाँ पर क्लियर के लिए आपको हाइड्रोसेल नहीं होनी चाहिए। अ सीवियर डिग्री ऑफ वेरियोसेल वेन्स और पाइल्स, हमने जैसा बोला था आपको पाइल्स भी नहीं होनी चाहिए, वेरियोसेल्स भी नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोसेल भी नहीं होनी चाहिए, हर्निया भी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट विथ हर्नियाज विल बी कंसिडर्ड टेम्पररीली अनफिट, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है। एंड विल बी री एग्जामिन्ड आफ्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो इसके लिए आपको क्या है, हर्निया को पहले ठीक कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आपको रिमेडिकल होगा। आपको ये हमने पहले ही कह दिया था। और अपर एक्सट्रीमाइट्स हो द एग्जामिनेशन ऑफ द अदर एक्सट्रीमाइट्स will be made from below upwards, the following direction are given candidate। देखिए stretch your arms and palms of your hands upwards, आपके हाथों को ऊपर करवा कर आपकी जो आर्म्स हैं जो मतलब और जो हथेली हैं उनको फैलाने को कहा जा सकता है। बेंड्स योर थम्स across the palms of your hands, अपने हाथों के अंगूठे को मोड़ने को कहा जा सकता है, हथेलियों के कह सकते हैं वो कि बेंड्स द फिंगर्स ओवर योर थम्स, आपके थंब पर उंगलियों को लाने को कह सकते हैं। बेंड्स योर रिस्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे रिस्ट को घुमाने को कह सकते हैं, टेढ़ा करने को कह सकते हैं। और कहा है लास्ट पॉइंट में बेंड योर एल्बोज, आपकी जो कोहनी है उसे घुमाने को कह सकते हैं। और आगे कहा है टर्न द बैक ऑफ द हैंड्स अपवर्ड्स, पीछे तरफ आपके हाथ करवा कर ऊपर करने को कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट में कहा है स्विंग योर आर्म्स अराउंड योर हेड, अपनी जो भुजाएं हैं उनको सिर के आजू बाजू घुमाना है, ऐसे करके वो भी घुमा सकते हैं। अब बताएं दिस एग्जामिनेशन विल गिव इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ द wrist, elbow, shoulder joints, रिलेशनल मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म्स। तो कहने का मतलब है यदि आपके हाथों की एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, ये सब करवा कर वो आपकी रिस्ट में कोई प्रकार का डिफेक्ट्स तो नहीं है, एल्बो में तो नहीं है, शोल्डर जॉइंट्स में तो नहीं है, या रिलेशनल मूवमेंट्स जो भी करवाई हैं उनमें तो नहीं है हाथों के, वो सब। अब बात करें लोअर एक्सट्रीम्स एंड वेक, तो ऐसे ही इसी प्रकार से आपके पैरों के भी टेस्ट होंगे, तो यहाँ पर पूरी लिखा गया है। अब हम डायरेक्ट पढ़कर बता देते हैं। आपको सीधा खड़ा रह जाएगा। स्टैंड ऑन योर राइट फुट, पुट द लेफ्ट फॉरवर्ड, एक पैर आपको पीछे रखना है, एक पैर आगे रखना है, लेकिन राइट फुट की बात कर रहे हैं। अब बात करें बेंड द एंकल जॉइंट एंड टो अल्टरनेटली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, फिर आपको आपकी टो को अल्टरनेटली आगे पीछे करके दिखाना है। बात करें रिपीट विद द अदर फुट, ऐसे ही दूसरे पैर के साथ करना है। फिर आपकी नील डाउन और नी, एक नी के बल पे भी करवाएंगे। बात करें फर्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट अप अगेन, उसको अगले फिर से करवा सकते हैं। एफ पॉइंट में नील डाउन ऑन दी अदर नी, मतलब दोनों नी का ऐसे ही चीज करेंगे और उसको फिर से रिपीट करेंगे।
बात करें एच पॉइंट की, डाउन ऑन बोथ नीज एंड अप फ्रॉम द पोजीशन विथ साइमल्टेनियसली स्प्रिंग ऑन द बोथ लेग्स। तो आपको दोनों पैरों पर भी झुकाया जा सकता है घुटनों के बल। तो बात कर सकते हैं टर्न राउंड एंड सेपरेट द लेग्स, आपको पैरों को घुमाकर भी दिखाना पड़ सकता है दोनों लेग्स को अलग अलग। और अगला पॉइंट है टच द ग्राउंड विथ द हैंड्स, आपके बोल देंगे कि खड़े होकर आप अपने हाथों से ग्राउंड को टच करके दिखाओ। यदि आप ये सब कर लेते हैं तो आप इसमें सक्सेस हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। दी एग्जामिनेशन इंडिकेट्स एनी डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, आपके टो, एंकल्स, नी जॉइंट्स एंड स्पाइन की चेकिंग होगी। यहाँ पर सभी प्रकार की आगे बात की गई है, आप ये पढ़ सकते हैं। अब बात करें मेन की, पल्स आपकी है, जो पल्स जो नॉर्मली है, द कैंडिडेट पल्स इज फेल्ट एंड इट्स रेट एंड रिदम एज वेल एज अदर अथॉरिटी नोटेड। तो फ्रेंड आपकी पल्स लेस देन, यहाँ देख लीजिए, आपको डायरेक्ट बता देते हैं, दी पल्स रेट इज़ लेस देन 100। आपकी जो पल्स रेट है कम से कम 100 होनी चाहिए। इट स्टिल ओवर 100 ही शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट। यदि आपकी पल्स रेट 100 आती है रेगुलर तो ये काफ़ी ज़्यादा मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है आपको इस हिसाब से अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। और आप ये पॉइंट पूरा पढ़ सकते हैं जैसा लिखा गया है। 12th पॉइंट है ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल यदि विथ यंग सब्जेक्ट 15 to 25 ईयर्स हो, इज अबाउट 100 प्लस एज दी एज। तो यदि आप 15 से 25 एज में हैं तो आपका बीपी 100 प्लस होना चाहिए। और यदि वहीं आप विथ सब्जेक्ट ओवर 25 ईयर्स ऑफ एज, जनरल रूल्स 110 प्लस हाफ द एज सीम्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। यदि आप 25 साल से ज़्यादा के हैं तो आपका बीपी 110 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एज जनरल रूल्स आप देख सकते हैं कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 99 होता है। ये मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी है। तो इसके बाद यदि ऐसा ज़्यादा आता है तो आपको फ्रेंड उस केस में भी अनफिट कर देंगे। यदि आपका 140 से एक पॉइंट भी ज़्यादा आता है और वो रेगुलर बना होता है, एक दो बार आ गया चला लेंगे। लेकिन उन्होंने यही बात की है कि ऐसा नहीं है कि आपका एक बार आया गलत तो आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे का फ्री छोड़कर। हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान कैंडिडेट थोड़े घबरा जाते हैं, वही बात की गई है, तो आपका फिर से लिया जाएगा। 12 पॉइंट में लिखा गया है द कैंडिडेट शुड है ऑल्सो बी एग्जामिन्ड इन लाइंग डाउन पोजिशन supine to feel for any masses, renal swelling, tenderness or any other abnormality in the abdominal cavity। तो आपको हो सकता है कि वो सोने के लिए कह दें और फिर देखें कि आपको किसी प्रकार की कहीं सूजन तो नहीं है, कहीं टेढ़ापन तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक होगी। वही बात करें एग्जामिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, तो ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। तो इसमें क्या देखते हैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो रेगुलर है या इरेगुलर जो है वो देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। ब्रेस्ट देखते हैं एज पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, 3rd पॉइंट जो है। और वो 4th पॉइंट की बात करें पर वेजिनल एग्जामिनेशन है, यदि नेसेसरी होता है तब। और वही बात करें पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन होता है, ये सब उनके होते हैं। ये ज़रूरी नहीं सभी के साथ हो, लेकिन ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये करते हैं। प्रेगनेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा यहाँ पर पूरा क्लियर दिया गया है। यदि फिट्स है उसके हिसाब से होंगे। वही बात करें इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए क्या होगा इन्वेस्टिगेशन में, ब्लड एग्जामिनेशंस, हीमोग्राम विथ ESR, ब्लड ग्रुप, यूरिन, ECG, स्काईग्राम, चेस्ट, ब्लड शुगर, फास्टिंग हैं, पाप्स में रिपोर्ट्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, अदर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। वही बात करें ये नीचे भी दिखा गया है। तो फ्रेंड ये पूरी अपडेट थी मेडिकल फिटनेस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया है, लेकिन वीडियो में हर एक बात को क्लियरली समझाया गया है।
तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।